आयुष वीडियो ऑन कर लो, ठीक है ना। कुछ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स मुझे डिस्कस कर रहे हैं। वो क्रिटिकल कांस्टेंट क्या क्या है उनका मैं वैल्यू तुम लोगों को डायरेक्टली लिख पाऊंगा, उसको कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर प्रूफ आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जरूरत उसका पड़े तो। क्रिटिकल कांस्टेंट में कौन सा वैल्यू तुम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एक पढ़ना है क्रिटिकल प्रेशर। एक बेटा हम लोग पढ़ना है क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन चीजें हम लोगों को पढ़ना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्या होते हैं ये चीजें। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे प्रेशर को चेंज करके किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। समझ रहे ना आप लोग। जैसे वाटर है, वाटर गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड, दोनों फॉर्म में सभी में एग्जिस्ट करेगा। वाटर की बात करो तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप प्रेशर में चेंज करके वाटर का स्टेट चेंज करा सकते हो। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस। आप लोग इसको कौन से वाले फॉर्म में लेके आ सकते हैं, आप लोग इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। am I क्लियर। आयुष वीडियो ऑन करके रखो अपना और सुनो फिर, ठीक है। इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कैसे, आपसे प्रेशर में चेंज करके प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो वाटर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप प्रेशर को कम कर दिया तो वाटर क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग 101 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लें, 101 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर ले और आप प्रेशर को चेंज करते रहे, है ना, तो प्रेशर को चेंज करने से 101 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैन नेवर बी लिक्विफाइड। इस टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर तुम लोगों ने रखा हुआ है, इस टेम्परेचर के ऊपर अगर तुम लोगों ने टेम्परेचर रखा हुआ है तो प्रेशर को चेंज करके इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर बढ़ा दो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर कम कर दो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 से भी आप लोग 0.001 भी बढ़ा दोगे ना तो भी वाटर को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जो प्रेशर आप लोग लगाएंगे कौन सी कंडीशन पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे गैस क्या करता है बेटा, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल सिंपल टर्म्स हो गए। क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड एट टीसी, क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी, ठीक है ना। तो इसके मैं फॉर्मूले डायरेक्टली तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है बेटा वीसी दैट इज इक्वल टू 3 इंटू बी। बी क्या लोग जानते हैं, बी क्या है। आयुष में वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी, आ रही है सर। बेटा वीडियो ऑन कर लो, बी क्या है ये बताओ, वीडियो बी क्या है। VC इक्वल टू 3B और B क्या है इसमें ये बताना है आपको। B क्या है, वैन कांस्टेंट पढ़े हैं B के बारे में कुछ नहीं पढ़े सर, पढ़े? वो मैंने वाला भी पढ़ा है आपने, रियल गैस में पढ़ाया था। हाँ वही B है बेटा, और कहाँ से भी आएगा, रियल गैस ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक ये है। तो सर एक इंडिविजुअल एटम में जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है उसका फोर्थ हो जाएगा, 4 हाँ टाइम्स। इंडिविजुअल एक B जो होता है बेटा वो 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई के होते हैं, ऐसे था ना। यस सर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, मिनिमम वॉल्यूम वो भी, यस ठीक है। सर। 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई उसको हम लोग बोल देते हैं B। तो वही हम लोगों के पास में सेम भी है, तो VC जो होता है वो 3B के इक्वल होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर निकालो PC क्रिटिकल प्रेशर दैट इज A/27B², A/27B²। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलेंगे TC दैट इज 8A/27RB, ठीक है ना। इनको हम लिख लो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर आप लोग क्रिटिकल कंडीशन पे जेड निकालो, Z got a compressibility factor at critical condition,
तो क्रिटिकल निकालोगे तो बेटा क्या होता है, पी वी अपॉन आर टी होता है ना, पी वी अपॉन आर टी। तो पी क्रिटिकल वी क्रिटिकल इन सबको आप लोग उठा लो, ये रख लोगे, तो यू विल फाइंड इट 3/8। जो जेड क्रिटिकल होते हैं दैट इज कांस्टेंट 3/8। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इतना कहानी था गैसियस स्टेट में, इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार ऐसे पढ़ना ना। गैसियस को तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स तो कर लिए होंगे ना तुषार आयुष, या नहीं किए हैं? हो गए सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। अच्छे न्यूमेरिकल्स है इस टॉपिक में, उनको आप लोग करो, जो भी नहीं होते फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी बेटा करना हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, अब गैसियस के बाद में हम लोग अभी डिस्कस जो करेंगे, तो टॉपिक में अभी डिस्कस करने वाला दैट इज गोइंग टू बी सॉलिड स्टेट। सॉलिड के बारे में कुछ आइडिया तुम लोगों को, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा मैं आइडिया तुम लोगों को भी दूंगा, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है वो शायद तुम लोगों को पता है, ठीक है ना। सॉलिड कितने तरीके का होता है वो भी पता है। हम लोग दो तरीके का सॉलिड डिस्कस करेंगे, वन इज क्रिस्टलाइन, और दूसरा क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में, दूसरा होता है अमरफस, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और अमरफस सॉलिड क्या होता है। ये बेसिक डिफरेंस हम लोग अभी थोड़ा सा जल्दी से मैं डिस्कस करूंगा। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, ऐसा सॉलिड जिसके पास में एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ऐसे ही ना, जिसके पास में क्या होता है बेटा, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है ना। ऐसा सॉलिड जो एक ही पैटर्न के बार बार रिपीट करने से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। और ऐसे सॉलिड जिनके पास में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ऐसे सॉलिड जिनके पास में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दो सॉलिड्स आर नोन एज अमरफस सॉलिड्स, ठीक है ना। जिनके पास में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता उनको अमरफस बोलते हैं, जिनके पास में फिक्स्ड पैटर्न होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज क्लियर। दूसरी बात बेटा, फिक्स्ड पैटर्न से मतलब क्या होगा, एक ही पैटर्न के बार बार रिपीट करने से बने होते हैं। मान लो तुम लोगों ने कोई दीवार बनाया, दीवार कैसे बनाओगे, ईंट से मिला के बनाओगे ना बेटा। तो ईंट को एक अरेंज करोगे आप लोग किसी भी वे में, मान लो आपने अरेंज कर लिया कि ये पैटर्न बना लिया, और इसी पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो दीवार कैसा बनेगा, क्रिस्टलाइन। अगर आप लोग पैटर्न चेंज करा देंगे तो दीवार कैसा बनेगा बेटा, अमरफस, है ना। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है बेटा, जिसके पास में एक ही पैटर्न है, बार बार रिपीट होते हैं। अमरफस के पास में पैटर्न आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। एक बात ये भी बोलते हैं बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके पास में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनके पास में क्या होगा बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लो आप लोगों ने कुछ पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज किया, आपको दिख रहा है जो मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होगा, एक जो ऑर्डर हम लोगों ने बनाया, ये वाला ऑर्डर है ना, ये वाला जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है बेटा, यहां तक रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट मिल रहा है ना हम लोगों को। तो एक ही पैटर्न क्या होता है बेटा, काफी रेंज में पूरे एंटायर लैटिस के अंदर रिपीट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड हो सकता था कि यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक और पार्टिकल आपको मिल जाता है, ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाता है, यहाँ का पैटर्न कुछ और आप लोगों को मिल जाता है, ऐसा देखने को मिल जाता है, पैटर्न चेंज करता रहता है। तो अमॉर्फस सॉलिड के पास में क्या होता है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है ना। इनके पास में क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास में क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये सब बेसिक टर्म्स थे, ठीक है। आप यही पढ़े होंगे कि क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, अमरफस का नहीं होता। उसका भी एक सेम रीजन है कि आप लोगों ने देखा अमरफस सॉलिड के अंदर क्या होगा, पैटर्न अलग अलग हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे पैटर्न कुछ और है और यहाँ पे पैटर्न कुछ और है। अगर पैटर्न डिफरेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा तो दे रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर, उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो इस वजह से ये क्या करते हैं बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्ट अगर करेंगे तो एक रेंज में मेल्ट करते हैं। ये तुमने देखा हो प्लास्टिक, प्लास्टिक कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता,
हो सकता है कि वो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस की रेंज में मेल्ट करे, कुछ पार्ट 40 पे, कुछ 42 पे, कुछ 45 पे, कुछ ऊपर जाके ऐसे करके मेल्ट करते हैं। लेकिन इनका क्या होता है बेटा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, एक रेंज में होता है, ठीक है ना। एक और अच्छी बात कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक, दे आर एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं क्रिस्टलाइन, और अमरफस जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक के होते हैं। ये चीज आप बताएंगे आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक से मतलब क्या है। बट एनाइसोट्रोपिक होने का मतलब क्या होता है, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, they show different physical properties in different directions। डिफरेंट डायरेक्शन में ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। दे शो सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूँ, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना, इन ऑल डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। चलो आप लोग बताओ बेटा NaCl सॉलिड कैसा होता है। NaCl सॉलिड इज समथिंग लाइक Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा। NaCl सॉलिड कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता, यहाँ पे होगा Cl माइनस, इधर होगा Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पहला ये बताओ कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम पे डिपेंड करता हो, है ना। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम पे डिपेंड करता है तो आपको इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा, होगा कि नहीं होगा, बाकी किसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन पर डिपेंड करता है तो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा, बाकी किसी डायरेक्शन में ऑब्जर्व नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करता है तो कौन सा डायरेक्शन में होगा, इसमें ऑब्जर्व होगा, इसमें ऑब्जर्व होगा, बाकी में नहीं होगा। तो आपको दिखेगा कि हल अलग डायरेक्शन में आपको अलग प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने को मिल सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनको क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक नेचर, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वो उनको हम लोग एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज कर दिया तो प्रॉपर्टी भी क्या कर गया, चेंज करेगा। डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग बात करें तो ग्रेफाइट है बेटा। ग्रेफाइट में आपको पता है हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, लेयर्स होते हैं ना, ऐसा कुछ है ना। हेक्सागोनल रिंग्स का लेयर्स होगा, एक लेयर होगा उसके नीचे लेयर, ऐसा कुछ लेयर्स हम लोगों को दिखते हैं। इन लेयर्स में क्या होगा बेटा, जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लेयर टू लेयर फ्लो करता है। इस लेयर में था, इस लेयर से क्या करेगा, इस लेयर में मूव करेगा, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, लेयर टू लेयर आता है, ठीक है। ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले में, उसके नीचे वाले, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो आपको इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक डायरेक्शन में मिला, एक डायरेक्शन में नहीं मिला। डायरेक्शन पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर्टी, डायरेक्शन पे डिपेंड हो गया। कैसा प्रॉपर्टी हो गया, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। AgCl या AgI की हम लोग बात करें उसमें हम लोग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, वो अलग अलग मिलता है अलग अलग डायरेक्शन में। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन के साथ में और चीज की बात कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। जनरली ये ऐसे प्रॉपर्टी के और डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोगों को डिफरेंट ऑब्जर्व करने को मिलते हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इसके साथ साथ में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। और जो अमorphous सॉलिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, अमorphous को हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स,
स्यूडो का मतलब समझते हैं ना आप लोग बेटा? स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब नॉट ट्रू ना, फॉल्स हम लोग बोल सकते हैं। स्यूडो सॉलिड्स बोलने का मतलब क्या है कि जो ट्रू सॉलिड्स है उनका प्रॉपर्टी को ये शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्यूडो सॉलिड्स के साथ में इनको एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इनको लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कोई बताएगा व्हाई डू वी कॉल देम सुपर कूल्ड लिक्विड्स? लोग इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं, बता सकते हैं बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं इनको हम लोग? व्हाई डू वी कॉल देम सुपर कूल्ड लिक्विड्स? बेटा सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलने के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इनका बेटा फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। कैसे? अपने ओल्ड बिल्डिंग्स के ग्लास वगैरह देखा होगा, ऊपर से क्या होता है, पतला हो जाता है, नीचे से मोटा हो जाता है ना? कभी एनसीईआरटी पढ़े हो? खोल के नहीं पढ़े? नहीं पढ़े है ना? तो क्या रहता है, क्यों होता है? क्योंकि दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, कुछ पार्ट उसका मेल्ट हो जाएगा, जो पार्ट मेल्ट होगा वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ। समझ रहे हैं ना? फिर जैसे टेम्परेचर कम होगा वहीं पे क्या होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा होने फिर से जम जाएगा, है ना? तो एक्चुअल में क्या, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है। एक रेंज में मेल्ट करेंगे तो कुछ ही पार्ट मेल्ट होगा ना उस टेम्परेचर पे, सारा का सारा नहीं होता। अगर मान लो आइस होता तो वो सारा का सारा मेल्ट कर जाता है ना? तो इस वजह से इनका क्या होता है, इनका टेंडेंसी टू फ्लो होता है, बहुत स्लोली ये फ्लो करते हैं, इस वजह से इनको हम लोग सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? इस चैप्टर में हम लोग व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, लोग क्या पढ़ने वाले बेटा इसमें हम लोग? वी आर गोइंग टू स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओनली, नो स्टडी ऑफ अमorphous सॉलिड, ठीक है ना? क्योंकि जिसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, उनको हम लोग प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी उसका किया जा सकता है जो सिस्टमेटिक हो, ठीक है ना? सिस्टमेटिक कौन है? क्रिस्टलाइन, तो उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन दिस क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर है? बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैं आपको एक चीज और बता दूं जिसको तुम लोगों को खुद से पढ़ना है, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना? बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कितने तरीके का होता है? सबसे पहला सॉलिड होता है मॉलिक्यूलर, ठीक है। दूसरा होता है आयोनिक, तीसरा होता है मेटालिक, और चौथा होता है कोवलेंट। कोवलेंट को हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनको फिर से तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर, और तीसरा बेटा, तीसरा क्या होता है? नॉन पोलर, पोलर एंड पता नहीं, ठीक है। नॉन पोलर, पोलर एंड एच बॉन्डिंग, ठीक है ना? तीन पार्ट में इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब इनका सबसे पहला चीज तो आपको ये बताना है कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? जिससे मिलके बने होते हैं ये, उसको तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। आयोनिक में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। मेटालिक में क्या होता है? एक एटम होता है। कोवेलेंट में क्या होते हैं? कोवेलेंट में भी एटम्स ही होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मॉलिक्यूल्स कैसा कैसा हो सकता है? नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डिंग वाला हो सकता है। इनके बीच में अट्रैक्शन का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर क्या होगा वो आप लोग बता सकते हैं? नॉन पोलर, पोलर, एच बॉन्डिंग में कंडक्टिविटी क्या होगा? आयोनिक का, मेटालिक का, कोवेलेंट का, सबका आप लोग बता सकते हैं। मेटालिक तो हमेशा कंडक्टर होता है, आयोनिक सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या होता है, वो सब आपको इनका हमेशा पता कर लेना है, ठीक है ना? अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो भी पता कर लो, पता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा?
अब बात हम लोग करेंगे बेटा इसके साथ साथ में हम लोग बातें करने वाले हैं किसकी बात, गोइंग टू डिस्कस क्रिस्टलाइन का कुछ पार्ट। हम लोग बात करने वाले बेटा लैटिस क्या होता है। अब लोग मुझे बताएंगे लैटिस क्या होता है। लैटिस क्या है? दैट इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और रेगुलर 3D अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। और रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब मैं एक लैटिस बनाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग उसको मेरे साथ में ड्रॉ करना। अगर साथ में ड्रॉ नहीं किया तो फिर बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साथ साथ में ड्रॉ करते रहना, कोशिश करो बनाने का थोड़ा। कर लिया इतना ड्रॉ? सोच रहे हो सर ये तो आसान था, ये क्यों नहीं बना पाते हम? हाँ तुषार, देख बेटा, इतना ड्रॉ कर लिया बेटा। ये हो गया। हुआ क्या? ठीक है बेटा, सब लोगों ने बना दिया ना? ये पीछे रह गया, दिखाओ एक बार कॉपी कैमरे के सामने करके। थोड़ा और पास लगाइयो। ठीक है, तुम्हारा कहें, ठीक है। तुम दिखाओ, क्या नाम है इसका? नाम भूल गया। गायत्री। गायत्री, तुम दिखाओ। हाँ बनाया तुमने बेटा? बनाया हो? दिख ही नहीं रहा बेटा थोड़ा। हाँ अभी भी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या बना दिया हो। तो सही बनाया, ठीक है। अब सुनो बट ये जो पॉइंट्स है ना, जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, यू कैन कंसीडर देम लैटिस पॉइंट्स ना। दिख रहे हैं आपको कॉर्नर जो मैं बना रहा हूँ? तो ये अरेंजमेंट रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये बताओ। रेगुलर है। रेगुलर है, ठीक है ना। बट इस लैटिस का एक छोटा सा पार्ट, एक लैटिस का एक छोटा सा पार्ट जिसको रिपीट करने से पूरा लैटिस बन जाए, है ना। एक लैटिस का वो छोटा सा पार्ट जिसको रिपीट करने से क्या वो पूरा लैटिस बन जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? दैट पार्ट इज नोन एज यूनिट सेल। इतना सोचने की तो बात नहीं थी ना, है ना। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस विच इज व्हेन रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शंस, तो हम लोगों को लैटिस मिल जाए, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा कोई भी लैटिस हो दुनिया का, उस लैटिस के हमेशा जो फेस होते हैं वो प्लेन फेसेस से मिलके बना होता है। ये वाला एक फेस है, दिख रहा है ना आपको, जिसको मैं भी कलर कर रहा हूँ, है ना। लैटिस क्या होता है बेटा? हमेशा प्लेन फेसेस से मिलके बना होता है। एक ये फेस हो गया, हाँ या ना।
दूसरा फेस कहाँ पे है? दूसरा फेस ये है, देखो दिख रहा है तुम लोगों को दूसरा वाला फेस? ठीक है बेटा, ऐसे कितने फेस हैं इसके अंदर? ऐसे कितने फेस हैं इसके अंदर? 6 सर। 3 तुम लोगों को दिख रहे हैं, 3 तुम लोगों को नहीं दिख रहे, 4 दिख रहे हैं। दिखने को तो सारे दिख रहे हैं, सही से देखोगे तो। ये दिख रहा है, इसके साथ साथ में सामने वाला दिख रहा है, लेफ्ट वाला दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, एक पीछे वाला दिख रहा है ना? टोटल 6 फेस होते हैं ना? समझ आ रहा है कि नहीं यार? यूनिट सेल का कितने फेस होंगे? 6 फेस होते हैं, ठीक है। इन फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ये जो एंगल है फेस के बीच का एंगल, दैट एंगल इज नोन एज इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलते हैं? इंटरफेशियल एंगल। एक बात ये भी याद रखना कि जो इंटरफेशियल एंगल होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लैटिस। पूरे लैटिस में आप लोग कहीं पे भी चले जाओ तो इंटरफेशियल एंगल कैसा रहता है बेटा? हमेशा दैट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट दिखता है, ठीक है ना? किसी भी डायरेक्शन में आप लोग जाएंगे आपको इंटरफेशियल एंगल सेम दिखेगा। इन दिस क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग अगर कोई भी यूनिट सेल को डिफाइन करो तो बेटा यूनिट सेल अगर आप लोग बनाओ कोई भी, तो यूनिट सेल बनाने के लिए आपको देखेगा कि आपको 3 एक्सिस चाहिए ना, ऐसा ही कुछ होता है यूनिट सेल। देखो चलो बना ही लेते हैं फिर। इसके अंदर से छोटा सा पार्ट जो काट के हम लोग निकाले थे उसको बनाते हैं। जो पार्ट काट के निकाले वो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा ना, देखो छोटा सा पार्ट काट के निकाले ये वाला, है ना? ये निकाले थे ना काट के। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, ये वाई और ये जेड। ये एंगल कितना होगा बेटा? अल्फा। ये होगा बीटा और ये कितना होगा? गामा। ये वाला लेंथ कितना होगा? ए। ये वाला लेंथ कितना है? बी। और ये वाला लेंथ कितना है हम लोगों के पास? सी। तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास में कितने लेंथ होते हैं? 3, ए बी सी। कितने एंगल होते हैं? 3, अल्फा बीटा और गामा। 3 लेंथ होते हैं बेटा, 3 एंगल होते हैं। टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? 6 पैरामीटर, है ना? जैसे मान लो किसी भी यूनिट सेल के अंदर आप लोगों ने ए बी सी इक्वल रख लिया, अल्फा रख लिया बीटा के इक्वल, वो गामा के इक्वल, वो सब 90 के इक्वल रख, तो क्या बन जाएगा? कैसा दिखेगा? क्यूब की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक यूनिट सेल बोल देते हैं। आप लोगों ने रखा ए किसके इक्वल? बी, और उसको सी के इक्वल नहीं रखा। अल्फा बीटा कितना रख दिया बेटा? 90। गामा कितना रख दिया बेटा? 120। कैसा दिखेगा? हेक्सागन जैसा। तो यूनिट सेल की शक्ल कैसी हो जाएगी? हेक्सागोनल। दिखने में कैसा लगेगा? हेक्सागोनल ना। बेटा ये हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? व्हाट आर वी डिफाइनिंग? वी आर डिफाइनिंग द शेप ऑफ द यूनिट सेल, हाँ या ना? कितने तरीके का शेप मिलता है यूनिट सेल का? कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 7 तरीके का मिलते हैं। इट इज क्लियर? कौन सा 7 तरीका? एनसीईआरटी खोल के एक बार पढ़ लेना। सबका डायमेंशन याद रख लेना। याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में पूछा गया है कई बार, एक बार नहीं कई बार, किसी को भी उठा के पूछ लेते हैं। पूछ लेगा रोम्बिक का डायमेंशन क्या है, ए बी सी का उनका क्या है, कौन सा वाला है, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना? मोनोक्लिनिक क्या होता है, ट्राई क्लिनिक क्या होता है, ऐसा करके ऑप्शन आप लोगों को दे देगा और पूछ लेगा। लेकिन जो 2 मैंने सामने तुम लोगों को लिखा है, हेक्सागोनल और क्यूबिक, इनका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। बाकी का डिटेल स्टडी नहीं है, बाकी का डायमेंशन याद तुम लोगों को रखना है, इसलिए तुम लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना? इसका हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं दोनों को। तो 7 टाइप्स ऑफ शेप मिलता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट यूनिट सेल को हम लोग 7 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, किसके बेस पे?
कोई बताएगा किसके बेस पे 7 तरीके से क्लासीफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ द शेप के बेस पे। शेप 7 तरीके का होता है, ठीक है ना। और यूनिट सेल जो होता है वो 2 तरीके का और भी मिलता है। यूनिट सेल को हम लोग बातें करें ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर हम लोग बातें करें उसकी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे बात करें तो यूनिट सेल जो होता है वो 2 तरीके का होता है। हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़े। पहला कौन सा वाला बेटा? पहला यूनिट सेल प्रिमिटिव। दूसरे टाइप का यूनिट सेल क्या होता है बेटा? नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? हाँ ना, कुछ तो बोला करो। प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं जानते? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कहां होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में कांस्टेंट पार्टिकल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव, कांस्टेंट पार्टिकल कहां कहां पे होता है बेटा? कॉर्नर पे तो होता ही होता है, एंड एट सम अदर साइड्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कॉर्नर के साथ साथ में कहीं और भी मिल सकता है। कहीं और भी अगर मिल जाए कॉर्नर के साथ साथ में तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिमिटिव कैसा दिखेगा? मान लो अगर प्रिमिटिव क्यूबिक होता तो कैसा दिखता? ऐसा दिखता। क्यूब बनाते हैं आप लोग, है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। इनके कॉर्नर पे क्या होते हैं बेटा? कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते, तो ऐसा दिखता प्रिमिटिव। पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? ओनली एट कॉर्नर्स। पार्टिकल्स अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते तो उसको हम लोग प्रिमिटिव बोल देते। पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ में अदर साइड्स पे अगर हैं तो यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव भी जो होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन सा 3 तरीका? नॉन प्रिमिटिव के कौन से 3 तरीके होते हैं, बता सकते हैं आप? आयुष, ये 12th बोर्ड में हटा दिया था चैप्टर, तो पढ़ा नहीं है। तो बेटा 3 तरीके का होता है ये। पहला कौन सा वाला? पहला होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ पे पार्टिकल होगा? कॉर्नर पे, एट कॉर्नर, प्लस प्लस एट बॉडी सेंटर। कहाँ कहाँ होगा बेटा? कॉर्नर के साथ में कहाँ पे होगा? बॉडी के सेंटर पे भी होगा। समझ आया कुछ? कॉर्नर के साथ साथ में बॉडी का सेंटर पे, मतलब ऐसा कुछ देखेगा बेटा। ये कॉर्नर्स हो गए। कॉर्नर्स के साथ साथ में पार्टिकल और कहाँ पे होगा? एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब, चलो थोड़ा देख लेते हैं ना बेटा। मतलब इस पूरी बॉडी का सेंटर आएगा वहां पे ये देखो बीच हमारे में। पास कॉर्नर्स हो गए। इसके साथ साथ में एक बीच में रखा होगा बॉडी सेंटर पे, है ना? इसके अंदर समझ में आया ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं हुई या कोई दिक्कत हो रही है समझने में? नो सर। दूसरे टाइप का होता है बेटा हम लोगों के पास में फेस सेंटर्ड। क्या होता है? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पार्टिकल कहाँ पे होंगे बेटा? कॉर्नर बेसिस के सेंटर, के साथ साथ में फेस सेंटर पे। बॉडी सेंटर। कॉर्नर के साथ साथ में कहाँ पे होगा बेटा? फेस के सेंटर पे। तो ऐसा दिखेगा कुछ। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये सारे कॉर्नर्स हो गए। फेस के सेंटर कहाँ पे है बेटा? देखो एक फेस का सेंटर दिखा कि नहीं? जो पार्टिकल मैंने बनाया, फेस है ना, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस,
राइट वाला फेस, सामने वाला फेस, पीछे वाला और एक सामने वाला, ऐसे ही कुछ ना। 6 फेस होते हैं, सभी के सेंटर पे होंगे पार्टिकल्स। बेटा फेस सेंटर के बाद में एक और टाइप का यूनिट सेल कौन सा वाला होता है, जिसको लोग बोलते हैं क्या, इसको लोग बोलते हैं फाइनली एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। एंड सेंटर में पार्टिकल कहां पे होगा बेटा, एट कॉर्नर, एट वन सेट ऑफ अपोजिट फेस। एट वन सेट ऑफ अपोजिट फेस। बेटा कितने अपोजिट फेस के सेट होते हैं यूनिट सेल के अंदर, ये बताओ। 3। हाँ, 3 होंगे ना, जैसे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के अपोजिट है, सामने और पीछे वाला एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितने फेस हो गए, 3 सेट हो गए। तो उसमें से किसी एक पे होगा, किससे बेटा, कितना सेट, वन सेट ऑफ अपोजिट फेस। इट इज क्लियर दैट वन सेट ऑफ अपोजिट फेस भी हम लोगों को दिखेगा। तो वन सेट ऑफ अपोजिट फेस में दिखने का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ यूनिट सेल। देखो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ में और कहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, कॉर्नर पे, कॉर्नर के साथ साथ में कहाँ दिखेगा बेटा तुम्हें, वन सेट ऑफ अपोजिट फेस, ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस, समझ गए ना। हो सकता है लेफ्ट राइट पे ऊपर वाले पे ना होके, हो सकता है सामने और पीछे वाले को कहीं पे भी वन सेट ऑफ अपोजिट फेस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। तो शेप के बेस पे कितने तरीके का मिला, शेप के बेस पे कितने तरीके का मिला बेटा, 4 तरीके का, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इस प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल, ठीक है ना। 4 तरीके का हम लोगों को अरेंजमेंट मिला, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज क्लियर। क्या किसी को कुछ दिक्कत है इसको समझने में, नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इश्यू नहीं है ना इसको समझने में, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों के पास में क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक, अब ठीक से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पास में कौन सा यूनिट सेल है, क्यूबिक, है ना। अब क्यूब का अंदर, क्यूब का शेप कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, अरे हाँ है ना। मान लो एक बात बताओ, तुम्हारा रूम है, तुम्हारे तुम्हारे घर में रूम वूम है कि नहीं है, सर है। ठीक है, तो जब बिना रूम के रहते हो, और रूम का मानो शक्ल ऐसा दिखता है ना, उसमें कितने लोग रहते हैं बेटा, 2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 लोग हैं, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। अब उनके इस रूम के अंदर मिलने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे मिल सकते हैं, हो सकता है एक यहाँ बैठा हो और एक यहाँ बैठा हो सकता है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में कुछ जा रहा है, जा रहा है सर। हो सकता है कि एक यहाँ बैठा हो और दूसरा उसके पड़ोस में बैठा हो, मिलने का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जैसे क्यूब है, क्यूब के अंदर कैसे कैसे पार्टिकल्स आपको मिल सकते हैं, उसको सारे पार्टिकल कॉर्नर में मिल जाए, हो सकता है कॉर्नर के साथ साथ में फेस के सेंटर पे मिल जाए, समझ आ रहा है कि नहीं यार, हो सकता है कॉर्नर के साथ में बॉडी के सेंटर में मिल जाए, है ना। तो कितना तरीका मिल गया आपको, सिंपल क्यूबिक मिल गया आपको। इनका नाम कैसे रखेंगे, अगर ऐसा मिलता तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक, अगर पार्टिकल कहाँ पे होता, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होता, तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कहाँ दिखता आप लोगों को, कॉर्नर पे, तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल क्यूबिक। उसके साथ साथ में आपको क्यूब के सेंटर में से, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस क्यूब के अंदर भी तो बॉडी के सेंटर में मिल सकता है, क्यूब के अंदर भी तो फेस के सेंटर में मिल सकता है, मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत सारी, लेकिन मिला क्या क्या वो बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्यूब के अंदर बेटा 3 तरीके का अरेंजमेंट मिलता है, क्यूब के अंदर क्या मिलता है, सिंपल मिलता है यानी प्रिमिटिव मिलता है, बॉडी सेंटर्ड मिलता है, और एक मिलता है फेस सेंटर्ड।
तो क्यूब के अंदर कितने तरीके का मिल गया? 3 तरीके का। जैसे अगर मैं बात करूं एक और यूनिट सेल में लिखा था हेक्सागोनल। हेक्सागन के अंदर कितना तरीके का मिलता है? सिर्फ एक मिलता है। कौन सा वाला? सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। जो मिला है उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लो ऑर्थोरोम्बिक है, उसके अंदर भी मिलेंगे, मोनोक्लिनिक के अंदर भी मिलेंगे। टोटल कितने तरीके का, टोटल यूनिट सेल कितने तरीके का मिलता है? टोटल यूनिट सेल कितना मिलता है बेटा? कितना तरीके का? 14, ठीक है ना। इनको बोलते हैं 14 ब्रावियास लैटिस। इनको क्या बोलते हैं बेटा? 14 ब्रावियास लैटिस। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जैसे इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका नाम क्या रखेंगे? सिंपल हेक्सागोनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रेहाना कुछ तो बोल दिया करो, शर्माते रहते तुम लोग। यस सर, आ रहा है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ना कुछ समझ में तो आ जाएगा कि हम लोग एक्चुअल में दिखता कैसा है यूनिट सेल, ठीक है ना। हम लोग क्यूबिक में दिखा रहा हूँ आपको क्यूबिक कैसा दिखता है। एक बार ठीक से देख लेना, जो पिक्चर बने उसको ठीक से दिमाग में बैठाना, क्योंकि आगे फिर दिक्कत आएगी नहीं तो समझने में। ऐसा दिखता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है। दिख रहा है कुछ ऐसा होगा ना, है ना। सॉलिड के पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज रहेंगे ना। कुछ दिख रहा है आप लोगों को सही से? यस। ये दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा दिखेगा ना। अगर फेस कैसा होता है किसी भी सॉलिड का? प्लेन फेस होता है। वैसा ही कुछ दिखेगा ना, प्लेन फेस बनाओगे तो, है ना। यस सर। अच्छा एक बात और बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? आपसे पूछूं कि एक पॉइंट हम लोगों के पास में ये है, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है? मैं बना रहा हूँ, नहीं दिखा? दिखा सर। यहाँ से ये वाले पॉइंट तक, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? आर। यस सर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? आर। आर। एक इसके इक्वल हो जाएगा। एक इसके इक्वल होगा, बताओ। इक्वल्स टू आर। हुआ है ना। यस सर। थोड़ा सा यहाँ से आपको अगर ठीक से देखोगे तो समझ में आते जाएंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना। पार्टिकल्स कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। ये दिख रहा है? क्या कॉर्नर्स एक दूसरे को आपस में टच करते हैं? नो सर। सारे पार्टिकल किसको टच करते हैं? सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ऊपर वाले पार्टिकल को ना। आपको यस सर। दिखेगा कि यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, उधर पीछे वाले पार्टिकल तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या पर टच करेंगे? डायगोनली टच करेंगे ना एक दूसरे को, यस सर। अलोंग बॉडी डायगोनल, है ना। यस सर। ऐसे टच करेंगे वो भी अलोंग बॉडी डायगोनल टच करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई यस दिक्कत सर। नहीं है यहाँ तक समझने में किसी को? नो सर। देखो एक बार ठीक से इसको ना। अभी दिख रहा होगा ठीक से व्यू। ये पार्टिकल टच कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, वहां तक पार्टिकल्स। यस सर। आर इसका बेटा कितना? 2r और उसका आर, सब कुछ मिला के कितना आर मिलेगा आपको?
4R। 4R। और किसके इक्वल होगा बॉडी डायगोनल वो मैं निकालूंगा अभी, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल किसके इक्वल होगा वो मैं निकालने वाला हूं। आपको ये चीजें थोड़ा सा बस क्लियर हो जाए कि हाँ बॉडी डायगोनल के अलोंग पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। ऐसा दिखेगा ना करने के बाद में। यस सर। ठीक है ना। फेस सेंटर्ड क्यूबिक समझ में आ रहे हैं। पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे, यस। थोड़ा ठीक से आप एंगल से देखोगे आपको दिखेगा अभी प्रॉपर। ये दिख रहा है यहाँ से। यस सर। देखो सबसे अच्छा पॉइंट क्या, कॉर्नर्स एक दूसरे को टच करते हैं, नहीं करते ना। सारे पार्टिकल किसको टच करेंगे, फेस सेंटर को। फेस सेंटर। अब देखो ये एक फेस है ना, आपको दिख रहा है ये फेस है कि नहीं है, ये वाला यस पार्टिकल। सर। ये वाला पार्टिकल जिसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाला फेस है ना, यस सर। ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। ये आपस में टच करते हैं कि नहीं करते। ये वाला फेस इसको टच करता है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ इसको मेरी तरफ देखो, अब ये इसको टच करता है इधर वाले को, ये इसको ये इसको ये इसको, है ना। यस सर। समझ रहे, अभी दिखेगा एक और एंगल से दिखाते हैं इसको। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को अभी भी टच करता हुआ, यस सर। अब दिख रहा है। है ना। दोनों फेस आपस में टच कर रहे हैं, देखो फिर से घूमेगा तो देखना ये आपस में देखना सारे के सारे टच करते हैं कि नहीं। ये ऊपर वाले को भी टच कर रहा है, नीचे वाले को भी टच यस। कर रहा है ना। इधर वाले को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उधर वाले को भी कर रहा है ना। और ये आपस में मतलब चारों ऐसे टच करते हैं एक दूसरे को, और ऐसे वाले ऐसे टच करते हैं आपस में एक दूसरे को, है ना। यस सर। समझ आ रहा है ना सही से। यस सर। अब देखो एक बात तो सोचो कि ये फेस है, ये फेस है और ये फेस, ये टच करेंगे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, और ये इसके ऊपर एक कॉर्नर रखा हुआ है, हाँ या ना। यस सर। ऐसे ये फेस नीचे वाले इसको टच करेंगे, देखो इसके अलाउंग भी ट्रायंगल बनाएगा और ये कॉर्नर रखा होगा उसके ऊपर। ये चीज यस तो सर। ना एकदम सही से सोचना, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है सोचने के लिए। ये बहुत आसान लगेगा स्टार्टिंग में, जैसे वर्ड वर्ड पे आऊंगा थोड़ा दिमाग खाएगा, है ना। ऐसा दिखता है बेटा ना, फेस आपस में टच करते हुए तुम्हें क्लियरली दिख रहे हैं। तो एक छोटा सा बात बताओ बेटा कि यहां से पूछूं आपको कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का। अब बोलेंगे 4R। यस सर। ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला ए। यस ये सर। क्या होगा ए, और ये क्या होगा यस सर। √2a, है ना। यस सर। √2a किसके इक्वल होगा बेटा, √2a इज इक्वल टू 4R। 4R। तो AR के रिलेशन हम लोग निकालेंगे ना, यस सर। वहां से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक सब कुछ थोड़ा सा दिमाग में जा रहा था तुम लोगों के, यस सर। नहीं ना इनको सब। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक पार्टिकल का एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिट सेल, ठीक है ना। एक पार्टिकल का किसी भी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा याद रखना आप लोग कि मान लो मेरे पास में यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कुछ पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे, और कुछ पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे बेटा, कहीं ना बहुत सारे जगह पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 1/8, ठीक है ना।
आप सोच कर देखो एक कॉर्नर कितने क्यूब में शेयर होता है, सोचो जरा। देखो एक कॉर्नर ये है ना, कॉर्नर कैसे शेयर होगा, देखो एक कॉर्नर जो होगा वो यहाँ पे होगा ना कॉर्नर, इधर शेयर होगा दूसरे से, यहाँ शेयर होगा तीसरे वाले से, या चौथे वाले से, 4 से हुआ। ये कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो 2D है कि 3D? 3D सर। तो 4 ऊपर भी रख सकते हैं ना इसके, यस सर। कितने में शेयर हुआ, 8 में शेयर हुआ। यस सर। एक जो इस ये पॉइंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एज। एज पे अगर कोई पार्टिकल है कितने में शेयर होगा बेटा, सर 4। 4 में शेयर होता है, 1/4 है ना। यस सर। ये क्या है बेटा, एक फेस है ये, यस सर। फेस पे पार्टिकल होगा कितने में शेयर होगा बेटा, 1/2। 2 में ना, जैसे रूम का दीवार कितने में शेयर होता है, 2 में। अगर पार्टिकल यहाँ पे हो बेटा बॉडी सेंटर पे तो कितने में शेयर होगा, कहीं ना, पूरा का पूरा यूनिट सेल में रहता है। यस सर। समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूँ, यस सर। कंट्रीब्यूशन क्लियर है। यस सर। बट इस कंट्रीब्यूशन के बेस पे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल निकलवाने के लिए क्वेश्चन बोलते हैं कि मान लो ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे, बी कहाँ पे है, फेस पे। आपसे मुझे फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा बता सकते हैं, बता सकते हैं। क्या होगा, ए कॉर्नर पे 1/8 और बी पे। बेटा एक कॉर्नर पे तो कितना होगा ये, 8, क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर, 8/8। बेटा क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, 8 होंगे कि नहीं होंगे, यस सर होंगे। होंगे सर। एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। एक्चुअल में टोटल कितने मिलेंगे, 1। फेस कितने होते हैं, 6। कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक, 1/2। तो कितने मिलेंगे, 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3। AB3। समझ गए। यस सर। इसे बोलता है ए कहाँ पे बेटा, कॉर्नर पे, बी कहाँ पे है, हाफ ऑफ द फेस पे, सी कहाँ पे है, 1/3 ऑफ द एज पे। तो निकाल सकते हो फॉर्मूला, एक कॉर्नर पे कितना होगा बेटा, 8, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, कितना मिलेगा, 1। बी फेस पे कितना होगा, 6, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, कितना मिलेगा बेटा यहाँ से, 3। लेकिन उसका भी आधा, आधे में प्रेजेंट है ना, तो कितना होगा, 3/2। समझ गए कि नहीं समझे। एज कितना होता है किसी रूम के अंदर, तुम्हारे रूम के अंदर एज कितना है, काउंट करो। 8 सर। 8। 8 है बेटा, यस सर। एक काउंट कर लें, 1 2 3 4 सर 12। 5 6 7 8, तो बच गए, और 12 सर। 12। 12 एज हो गया, ठीक है ना। एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, 1/4। कितना बचा, 3। उसका भी कितने प्रेजेंट है, 3rd 1। कितना आया, तो ए कितना बेटा, 1, बी कितना, 3/2, सी कितना, 1। तो फॉर्मूला इज A2 B3 C2, है ना। यस सर। तुमसे पूछे ए कहाँ पे, कॉर्नर पे,
बी कहाँ पे? फेस पे। फाइंड फॉर्मूला इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग। निकाल सकते हैं क्या? यस सर। ऐसा बोलते हैं कि एक कॉर्नर को किसी ने आकर उड़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया, कैसे निकालेंगे सर? 1/7 हो जाएगा सर। 1/7? यस सर। बेटा कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कितने हैं तुम्हारे पास? एक। एक एक के साथ है। 7 रह गए। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कितना है ये? 7/8 के 1/8? 7/8। 7/8। फेस कितना होता है बेटा? 6। एक का कंट्रीब्यूशन बेटा ए कितना होगा? 7/8। बी कितना होगा बेटा? 3। तो A 7, B 24। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लैटिस। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको तुम्हें करने में बहुत मजा आएगा, आईआईटी नहीं पूछेगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन ये बोर्ड लेवल पे पूछे जाते थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसके आगे थोड़ा सा चले और निकाल लोगे ना, और भी बहुत सारे टर्म्स बनते हैं ना ऐसे निकालने के फॉर्मूला, बनते कि नहीं? चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन। ए कहाँ पे बेटा? कॉर्नर पे। बी कहाँ पे? फेस पे। सी कहाँ पे? बॉडी सेंटर पे। ठीक है, फाइंड फॉर्मूला इफ all particles along one axis is removed। मतलब अरे एक बॉडी सेंटर्ड जाएगा, 2 कॉर्नर जाएंगे। एक्सिस के along कॉर्नर कब से पढ़ने लगे? तो 2 फेस के जाएंगे और एक बॉडी सेंटर चला जाएगा। 2 फेस जाएंगे और एक बॉडी सेंटर चला जाएगा, ऐसे ही ना? यस सर। तुषार तुम्हें समझ में आया? यस सर आया। बेटा कॉर्नर कितना बचेगा? कितना था उतना ही, 8 था, उसका एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो एक बचेगा। फेस कितने होते? 6। कितने चलेगा? 2 चलेगा। कितना बचा? 4। एक का कंट्रीब्यूशन 1/2। कितना बचा बेटा टोटल मिला के? 2। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1, वो भी चला गया। फॉर्मूला इज AB2। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? चलो छोटा सा टर्म लिखो, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है बेटा? ए क्या है? लेंथ ऑफ एज। एज लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम। हम लोग रेडियस ऑफ सीपी लिख दूं। सीपी मतलब क्या है बेटा? कैनॉट प्लेस। ऐसा है कि कांस्टेंट पार्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। खुश हो गए कैनॉट प्लेस का नाम सुन के। सीपी मतलब कांस्टेंट पार्टिकल ना। कौन कौन हो सकता है बेटा ये? एटम हो सकता है, आयन हो सकता है ना। इसकी बात कर चुके ना पीछे पीछे थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि आयोनिक सॉलिड में आयन था, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल था, और मेटालिक में एटम था। तो दिस कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, है ना? समझ आ रहा है कुछ? यस सर। सबसे पहला यूनिट सेल कौन सा वाला होता है बेटा? सिंपल क्यूबिक। एक इसके एक होता है। 2R। बता दिए थे पहले? नहीं बताए थे? यस सर।
दोबारा लिखें क्या उसको? नो सर। दूसरा टाइप का क्या होता है बेटा? फेस सेंटर्ड। चलो सिंपल क्यूबिक को फिर भी बना देता हूँ एक बार, जैसे तुम लोगों के माइंड में रफ आइडिया चला जाए पेपर पे बनाने से। ऐसा कुछ होगा ना, देखो सिंपल क्यूबिक पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होंगे? इधर। जो फेस मैंने बनाया उसी को देखो बस बेटा, ये जो फेस है ना ऊपर वाला सिंपल क्यूबिक का, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हुए रखे रहते हैं ऐसे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? ए। वो किसके इक्वल मिलेगा आप लोगों को? 2r के इक्वल, है ना? फेस सेंटर्ड कैसा दिखता है बेटा तुम लोगों को बताओ? ऐसा दिखता है ना फेस सेंटर्ड कुछ? यस सर। फेस बनाते हैं इसका ये वाला, ऐसा कुछ दिखेगा। देखो यहाँ फेस पे पार्टिकल होगा, दिख रहा है ना? यस सर। पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, एक फेस का सेंटर ऐसा रखा होता है, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर, इनको ऐसा ना। यहाँ से तक का डिस्टेंस a होता है। ये एक फेस दिखेगा तुम्हें बेटा। ये क्या है? a है, हाँ या ना? यस सर। ये क्या है? ये भी तो a ही है ना। यहाँ से तक निकालोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये c। तो ac कितना मिलेगा? ac स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ac किसके इक्वल होगा? √2 है। समझ गया ना? पाइथागोरस लगा दिए। यस सर। पाइथागोरस ही बोलते हैं ना उसको। यस सर। चलो ठीक है बेटा। ए सी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, ए सी इज √2 है। वो किसके इक्वल होगा बेटा? 4r के इक्वल। तो a यस सर। किसके इक्वल होगा? 2√2r। फेस सेंटर में एक किसके इक्वल होता है? 2√2r के इक्वल, ठीक है ना? यस सर। एक और बचा बेटा हम लोगों के पास में, कौन सा वाला? बॉडी बॉडी सेंटर। सेंटर। बॉडी सेंटर जानते हैं कैसा दिखता है? यस सर। देखो ऐसा कुछ दिखता है बॉडी सेंटर। देखो बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होगा? ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल टच करते हैं एक दूसरे को ना। दिख रहे तुम लोग कौन सा पार्टिकल टच करते हैं? यस सर। बॉडी फेस और बॉडी वाला सर। ये ना, ये जो दिख रहे हैं ना तीन, जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, ये। बॉडी डायगोनल ना। यस इस सर। कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाओगे तो टच करेंगे ये पार्टिकल ना। टच करेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा ये? 4r। पूरा। एक्चुअली ये पार्टिकल टच कर रहे हैं एक दूसरे को ना। एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, एक बीच में और एक इधर, ऐसा टच कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ये ये डिस्टेंस क्या है बेटा? ए। तुम तो बहुत होशियार हो। ये बताओ। √2 है। ठीक है, कमाल ही कर दिया ना। ये डिस्टेंस बताओ। ए सर। ये a है, ये b है, ये c है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बोल सकते ना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। √3 है। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी किसके इक्वल आएगा बेटा? √3। √3 किसके इक्वल? 4r के इक्वल। ए किसके इक्वल? समझ गए? समझ गया सर। ठीक है तो बेटा इसको पढ़ लो, दिमाग में बिठाओ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कल ऑर्गेनिक का टर्म है, ठीक है? इस भूल मत जाना तुम। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। कॉपी हो गया ना? यस सर। ठीक है।